नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख, डायरेक्टर ऑफ देशमुख बायो इंस्टीट्यूट नांदेड़। और आज आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके पहले भी हमने ठीक है एंजाइम काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, 10 क्वेश्चन कुछ देखे थे। और आज भी हम कुछ 10 क्वेश्चंस देखते हैं सेशन सेकंड में। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन एक के साथ जो पूछा गया है CSR नेट में। और चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्या गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। देखिए, क्वेश्चन इज गिवन एज द फॉलोइंग स्मॉल पेप्टाइड सबस्ट्रेट आर यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग द इलास्टेज एक्टिविटी। हमें एक एंजाइम जिसका नाम है इलास्टेज, इसके एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। एंड द फॉलोइंग डाटा आर गिवन बिन रिकॉर्डेड। तो एक हमें डाटा दिया गया है यहाँ पे जिसमें सबस्ट्रेट दिए हुए हैं हमें, और इलास्टेज कहाँ पे क्ल्यू करता है, ये इस एरो से यहाँ से डिनोट कर दिया है। ठीक है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड के बीच में ये प्रोटीन में क्लीवेज करेगा। दूसरे कॉलम में हमें दिया है कि केम वैल्यू, और तीसरे कॉलम में हमें दिया है कि के कैट वैल्यू पर सेकंड में वैल्यू दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि द एरो इंडिकेट द क्लीवेज साइट। सही बात ये, एरो इंडिकेट द क्लीवेज साइट फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन इट अपीयर्स दैट, कि जो आपको ऑब्जर्वेशन दिए है उसमें से कुछ ठीक है कुछ ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे पढ़ने, और ये क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में ढूंढना है, और हमें फाइनली ट्रू ऑप्शन के बारे में सोचना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि PAPAF इज डाइजेस्टेड मोर रैपिडली। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक पेप्टाइड का सीक्वेंस, मतलब अमीनो एसिड का सीक्वेंस दिया है प्रोटीन के अंदर। और मान लीजिएगा कि यहाँ पे एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल पे पहला अमीनो एसिड प्रोलिन, दूसरा एलेनिन, फिर से प्रोलिन, फिर से एलेनिन, और यहाँ पे क्या हो रहा था, क्लीवेज हो रहा था। उसके बाद जो अमीनो एसिड है तो यहाँ पे ग्लाइसिन। ठीक है, तो ये जो ठीक है एंजाइम इस चीज को यहाँ पे ठीक है क्ल्यू कर रहा है। तो वहाँ पे केम एंड आपको किसका वैल्यू दिया है, के कैट का। तो हमें यहाँ पे टर्न ओवर नंबर को फाइंड आउट करना जरूरी होता है। किस चीज को फाइंड आउट करना जरूरी होता है दोस्तों, टर्न ओवर नंबर। सो टर्न ओवर नंबर इज नथिंग बट द के कैट बाय, नहीं, टर्न ओवर नंबर तो होता है हमारा वी मैक्स बाय ईटी, वी मैक्स बाय ईटी, वी मैक्स बाय ईटी आएगा। ईटी में क्या आएगा हमारा कि कॉन्सेंट्रेशन आएगा। पर यहाँ पे हमें वी मैक्स एंड ईटी के बारे में तो नहीं पूछा है, तो हम क्या करेंगे कि कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी इज गिवन बाय, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी अगर हम ठीक है समझ लेते हैं एंजाइम का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज के कैट बाय के एम, के कैट बाय केम, ऐसा वैल्यू हमको दिया यहाँ पे। तो इसके हिसाब से हम कैटालिटिक इफिशियंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैटालिटिक इफिशियंसी फॉर फर्स्ट, ठीक है, इस फर्स्ट के लिए क्या होगा, कैटालिटिक इफिशियंसी ये बात करेंगे तो हमें इस वैल्यू को एक दूसरे से डिवाइड करने में पड़ेगा। ठीक है, सो 26 डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारा 4.02। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू 26 डिवाइडेड बाय 4.02, अगर हम इसका डिवीजन करते हैं यहाँ पे तो हमें क्या मिल सकता है। ठीक है, 26 डिवाइडेड बाय 4.02, तो वैल्यू आएगा हमारा 6.4। वैल्यू क्या आएगा दोस्तों हमारा 6.4 वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। ये जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 6.4, इस वैल्यू को हमें दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इस वैल्यू को हमें दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। दूसरा वैल्यू किसका है हमारे पास, ये वैल्यू है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू अगर हम कंपेयर, मान लीजिएगा कि फर्स्ट वैल्यू था हमारे पास, ये फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और सेकंड वैल्यू को अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड वैल्यू में क्या आएगा 37 डिवाइडेड बाय 1.51। अगर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 37 डिवाइडेड बाय 1.51, तो ये वैल्यू आ रहा है 24.5। ये वैल्यू कितना आ रहा है 24.5, ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी है, कैटालिटिक इफिशियंसी का। ठीक है, और तीसरा वैल्यू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो आएगा हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 0.64। तो इस वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 18 डिवाइडेड बाय 0.64, तो ये वैल्यू आ रहा है हमारा 28.125। ये तीन वैल्यू हमारे पास आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आ रहा है, इस चीज का तीसरे रिएक्शन का सबसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है। मान लो कि इस तीसरे रिएक्शन का जो वैल्यू है यहाँ पे 28 है,
और उसके ऊपर वाला जो रिएक्शन है उसका वैल्यू कितना आ रहा था 24, और उसके ऊपर जो रिएक्शन था उसका वैल्यू कितना आ रहा था के कैट का 6.4 आ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बात तो पता चल रही है कि PAPAF हैविंग द, ठीक है, मोर कैटालिटिक इफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रैपिडली डिग्रेडेशन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या सही हो सकता है यहाँ पे? ठीक है, देखिए यहाँ पे PAPAF इज डाइजेस्टेड मोर रैपिडली, क्योंकि यहाँ पे उसका रेट सबसे क्या है, ज्यादा है, तो रैपिड डिग्रेडेशन यहीं पे होगा ना। एक्टिविटी सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रही है हमें, इसी जगह पे दिखाई दे रही है, तो ये ऑप्शन ये सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन पूछे गए हमें इसी क्वेश्चन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जिसमें ए ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ए कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के बीच में कहाँ पे भी ए नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से ए तो राइट हो रहा था ना। ठीक है, 4 में भी कहीं ए नहीं, इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, आप एक ही ऑप्शन को अगर फाइंड आउट कर ले तो यहाँ पे अच्छा सा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है हमें, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है हमें यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन ठीक है दिया है कि PAPAG इज डाइजेस्टेड मोर रैपिडली, नहीं। ठीक है, PAPAG मतलब ये वाला पहला रिएक्शन सबसे ज्यादा रैपिड डिग्रेडेशन हो रहा है ऐसा बोल रहा है, नहीं है, क्योंकि इसका जो रेट है, ठीक है, कैटालिटिक एफिशिएंसी का ओनली 6.4 है। इन तीनों में सबसे कम हमको किसका दिखाई दे रहा, तीनों में सबसे कम हमें दिखाई दे रहा पहले वाले का। और यहाँ पे ऑप्शन क्या कर रहा है कि ठीक है, बी इज ना डाइजेस्टेड मोर रैपिडली ऐसे बोल रहा है, तो जहां जहां पे भी ऑप्शन में बी आएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो ऐसे ही रॉन्ग हो रहा था। ठीक है, उसके बाद बाकी के ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज एट द कार्बोक्सी टर्मिनल सीम्स टू बी फेवर्ड। हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज माने कि नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होगा, नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर रेसिड्यूज हमारे पास कार्बोक्सी टर्मिनस में है तो इलास्टेज एंजाइम उसको इजीली क्या करेगा, डिग्रेड कराएगा। तो ये क्या बात सही हो सकती है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिएगा कि दोस्तों इस हमने यहाँ पे माना था कि अगर ये कोई अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, अमीनो टर्मिनस से पहला अमीनो एसिड कौन है, प्रोलीन है, और कार्बोक्सिल टर्मिनस से पहला अमीनो एसिड कौन है, ग्लाइसिन। सो ग्लाइसिन इज अ काइंड ऑफ ए नॉन पोलर अमीनो एसिड, ग्लाइसिन कौन है, एक नॉन पोलर अमीनो एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी भी यही कह रहे हैं ना, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड अगर कार्बोक्सिल टर्मिनस के ऊपर आ रहा है तो ये फेवरेबल हो सकता है इलास्टेज के एक्टिवेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे सही हो रहा है। अब देखते हैं नीचे की, जहां जहां भी ऑप्शन नंबर सी है तो वो ऑप्शन सही होने चाहिए। बाकी के तीनों ऑप्शन में सी नहीं है, इसका मतलब ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन देखना उतना, ठीक है, चलो देख ही लेते हैं अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, अ स्मॉलर रेसिड्यूज एट द कार्बोक्सिल टर्मिनस सीम्स टू बी फेवर्ड। अ स्मॉलर रेसिड्यूज एट द कार्बोक्सिल टर्मिनस सीम्स टू बी फेवर्ड। अगर कोई एक स्मॉल रेसिड्यूज है कार्बोक्सिल टर्मिनस पे, ठीक है, तो ये रिएक्शन फेवरेबल हो सकता है इलास्टेज के लिए। देखिए एलिनिन एंड ग्लाइसिन तो है यहाँ पे, बट ठीक है, फिनिल एलिनिन तो स्मॉल रेसिड्यू नहीं है ना, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्यों रॉन्ग हो रहा है, इनका कहना है, ठीक है, कि ओनली ओनली किसके प्रेजेंस में, स्मॉलर रेसिड्यूज अगर कार्बोक्सिल टर्मिनस में आता है तभी इलास्टेज को अपनी एक्टिविटी करने के लिए ज्यादा फायदा होता है, ऐसे कर रहा है। नहीं, इलास्टेज यहाँ पे भी अपना एक्टिविटी शो कर रहा है ना, जबकि वहां पे कौन, एक लार्जर रेसिड्यूज हमें दिखाई दे रहा है, एक लार्जर रेसिड्यूज हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो रहा है। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर ई सही हो सकता है, इलास्टेज ऑलवेज रिक्वायर स्मॉलर रेसिड्यूज एट द एंड टर्मिनस। क्या एंड टर्मिनस पे उसको हमेशा कोई एक स्मॉलर रेसिड्यूज रिक्वायरमेंट होती है क्या, एंड टर्मिनस पे हमेशा आपको कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रोलीन ही दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से हाँ, ऑप्शन नंबर ई भी क्या हो रहा है, सही हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई का भी यहाँ पे सही होना तय है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट हो रहा है, क्योंकि इलास्टेज के, ठीक है, इलास्टेज जिस प्रोटीन को क्ल्यू कर रहा है उसके अमीनो टर्मिनस में कौन आ रहा था, एक स्मॉल अमीनो एसिड आ रहा था, दैट इज अबाउट द प्रोलीन। ठीक है, अगर ये प्रोलीन आता है उसके ठीक है, एन टर्मिनस के ऊपर, या यहाँ पे भी मान लीजिएगा, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे मान सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन टर्मिनस पे कौन है, एडिन, ठीक है, एलेनिन है, तो सी टर्मिनस पे कौन है, गुआनिन है। तो यहाँ पे तीनों ही टर्मिनस पे कौन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, एलेनिन। सो एलेनिन इज अ काइंड ऑफ a small amino acid that is favorable for the, ठीक है, इलास्टेज एक्टिविटी। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का ये था, ठीक है,
एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा ध्यान दे कि इसको समझ में लेना है, ठीक है। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता तो वीडियो को प्लीज रिवाइंड करके देखिएगा, आपको सब चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या कैलकुलेट करना होगा आपको, ठीक है, के कैट बाई के एम कैलकुलेट करना होगा, तीनों का वैल्यू आपको निकालना होगा। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका रहा है, तो वहाँ पे कैटालिटिक इफिशियंसी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा जिसका वैल्यू आ रहा था वहीं पे भी क्या होगा, मतलब वहीं पर ही क्या होगा, ठीक है, कैटालिटिक इफिशियंसी सबसे ज्यादा, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। आप अगर पहला ऑप्शन फाइंड आउट कर ले तो सही है, गलत है तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है अगला क्वेश्चन, द हाइड्रोलिसिस, थोड़ा सा ठीक है डाटा बढ़ा दिया गया है यहाँ पे, और क्वेश्चन पूछा है 2011 में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है 2011 में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ ही लेते हैं अभी। द हाइड्रोलिसिस ऑफ pyrophosphate to orthophosphate is important for several biosynthetic reaction in E. coli. In E. coli, the molecular mass of the enzyme pyrophosphatase is 120 kilodalton. यहाँ पे molecular weight आपको दिया है, किसका molecular weight एंजाइम का, molecular weight of enzyme is 120 kilodalton, ये बात आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद एंड इट कंसिस्ट ऑफ 6 आइडेंटिकल सब यूनिट, जिसमें कितने आइडेंटिकल सब यूनिट है इस एंजाइम में, 6 आइडेंटिकल सब यूनिट आपको होमोमेरिक यूनिट दिखाई देंगे वहां पे। द एंजाइम एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज, ठीक है, 10 माइक्रोमोल ऑफ पायरोफॉस्फेट इन 15 मिनट। कितने, 10, देखिए यहाँ पे 10 माइक्रोमोल पायरोफॉस्फेट को ये क्या कर रहा है, 50 मिनट में, 15 मिनट के अंदर हाइड्रोलिसिस कर रहा है। क्या कर रहा है, उसका हाइड्रोलिसिस कर रहा है। उसके बाद एट एट 370 अंडर स्टैंडर्ड ऐसे कंडीशन, ये शायद डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है यहाँ पे, 37 डिग्री सेल्सियस अंडर द स्टैंडर्ड ऐसे कंडीशन। द प्यूरिफाइड एंजाइम हैज Vmax, Vmax क्या दिया है आपको, Vmax भी पता होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। Vmax 2800 Vmax दिया है हमें, यूनिट्स पर मिलीग्राम ऑफ एंजाइम, मिलीग्राम ऑफ एंजाइम ऐसा दिया है यहाँ पे। अब पूछा है क्वेश्चन के अंदर हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ द सबस्ट्रेट आर हाइड्रोलाइज पर सेकंड पर मिलीग्राम, पर सेकंड पर मिलीग्राम आपको एंजाइम कितना, ठीक है, हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है, ये पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज मच ग्रेटर देन द केएम वैल्यू, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, केएम से भी ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो दिखने में थोड़ा सा बड़ा है बट इसका कैलकुलेशन बहुत आसान होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो हमें एक दो चीजें ऐसे समझ में आ रही है, ठीक है। अगर एंजाइम 10 माइक्रोमोल 10 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट को, अगर एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन 10 माइक्रोमोल है और सबस्ट्रेट को हाइड्रोलिसिस करने के लिए कितना मिनट ले रहा है, 15 मिनट ले रहा है, तो इस वेलोसिटी पे वो ठीक है पर सेकंड कितना डाइजेशन करेगा ये पूछा है हमें। तो पहले एक काम करना पड़ेगा हमें, ओके, मिनट को हमें क्या करना पड़ेगा, पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं ऐसा, 10 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 15 मिनट का सेकंड में कितना आएगा, 900 सेकंड आएगा, शायद 900 सेकंड आएगा। अगर देखते हैं इस हिसाब से हो रहा होता है क्या, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 900, ओके, 10 डिवाइडेड बाय 900 कितना वैल्यू आ रहा है, इस सेकंड के हिसाब से, हाँ दोस्तों, किसके हिसाब से, सेकंड के। तो वैल्यू आ रहा है 0.0, उसके बाद 111 ही आ रहा है वैल्यू। तो ये हो गया एंजाइम, ठीक है, पर सेकंड पे इतना कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, पर सेकंड ये कैटालिटिक एक्टिविटी है, ठीक है। पर हमारे पास अभी एंजाइम का वेलोसिटी दिया है ना, वेलोसिटी कितना दिया था एंजाइम का वेलोसिटी, 2800 वेलोसिटी दिया। तो इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ठीक है मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, Vmax को हम पर सेकंड के वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 2800 मल्टीप्लाइड बाय 0.0 ये 1 वाला, तो आपका वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, अगर इसी वैल्यू को हम अगर मल्टीप्लाई कर देते 2800 से, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 31.1। कितना वैल्यू आ रहा है दोस्तों, 31.1। क्या ऑप्शन में ये वैल्यू है आपके पास, यस, ऑप्शन नंबर 3 में आपको ये वैल्यू दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें अनवांटेड भी है यहाँ पे, जो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है तो बहुत सिंपल थी, ठीक है। माइक्रोमोल में हमें इसको कैलकुलेट करना है, इसका कोई भी कन्वर्जन नहीं है हमें,
कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से देखिए हमने कैसे कैलकुलेट किया इस चीज को, ठीक है। हमने क्या किया कि एंजाइम का जो गिवन रेट था उसको पहले फाइंड आउट कर दिया। 10 माइक्रोमोल अगर 50 मिनट में अगर कैलकुलेट मतलब ये, ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो एक सेकंड में कितना आएगा। एक सेकंड के लिए हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे इन चीजों को कैलकुलेट किया। तो इसका वैल्यू आ रहा था हमारे पास, इसका वैल्यू कितना आ रहा था दोस्तों, ठीक है, इसका वैल्यू आ रहा था 0.011, ठीक है, इतना वैल्यू आ रहा था। फिर इसी चीज को हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसी चीज को हम वेलोसिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 31.1 माइक्रोमोल। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज को फिर से देख लीजिएगा कि ठीक है किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। ओके, इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, देखिए यहाँ पे, एन एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन वाज मेजर्ड इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर फॉर एन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। आपको पूछा गया है कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमें पता है कि दोनों चीजें क्या होती है, डिक्रीज होती है। दोनों भी चीजें क्या होती है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में दोनों चीजें डिक्रीज होती है। उसके पहले हम कुछ बातें आपको समझाएंगे। मान लो कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, पहला वाला कॉम्पिटिटिव, दूसरा हम मान लेंगे कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और तीसरा मान लेंगे कि हम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तीसरा क्या मान के चलते हैं दोस्तों, हम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसका इफेक्ट इसके पहले वीडियो में हमने इसको समझाने की कोशिश की अच्छी तरह से, आपको देखना होगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में केम एंड वीमैक्स में क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे हमने बोल दिया था आपको कि केम विल क्या होगा, यहाँ पे केम इंक्रीज होगा। केम क्या होता है, इंक्रीज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, नो चेंज आएगा, नो चेंज। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, नो चेंज केम के ऊपर। और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या आता है, डिक्रीज होता है, केम क्या होता है, डिक्रीज। तो ये बातें याद रखनी थी आपको, ठीक है। इसके साथ वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये भी हमने बताया था आपको, ठीक है। वेलोसिटी, ठीक है, होता है कि नो चेंज होगा, यहाँ पे नो चेंज इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और यहाँ पे दोनों में भी क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। डिक्रीज होता है वेलोसिटी, यहाँ पे भी डिक्रीज होगा, और यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या आएगा, डिक्रीज होगा। तो ये तीन चीजें अगर आप याद रखते हो ना दोस्तों, किसके साथ, केम एंड वीमैक्स के साथ, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के जवाब जरूर आएंगे। तो देखिए अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में दोनों ही चीजें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दोनों भी चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज डिक्रीज हो रही है। तो यही हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो both Km and Vmax are decreased, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये कैसे डिक्रीज होता है Vmax एंड Km, अगर ये समझना है ना आपको तो प्लीज हमारा पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल कर दिया हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए इज कन्वर्टेड टू ई। अगर ए ई में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब एक रिएक्शन में ए टू ई रिएक्शन चल रहा है, मतलब ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई चल रहा है, ऐसा कोई रिएक्शन है। और वहां पे कुछ एंजाइम भी दिए हमें, एंजाइम ई, ए, बी, सी, डी, ऐसे कुछ 4 एंजाइम दिए, और उनके रिस्पेक्टिव केम वैल्यू भी हमें यहाँ पे दिए गए। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो उन्होंने पूछा है कि रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होना चाहिए। 4 मार्क के लिए सीएसआर नीट ने इसको 2012 में पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हमें पहले काम करना पड़ेगा, पहले नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लिख के लेना पड़ेगा। मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है हमारे पास, अगर ए टू ई हो रहा है हमारे पास, ठीक है, मतलब क्या है, ए टू ई डायरेक्टली नहीं मिलेगा हमें, ए टू बी जाएगा रिएक्शन, और बी टू सी जाएगा, सी टू रिएक्शन क्या जाएगा, डी जाएगा, डी टू क्या हो रहा है, ई रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों माफ कीजिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे हमें दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा जगह यहीं पे बना लेंगे, ठीक है। देखिए रिएक्शन जा रहा था दोस्तों ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी रिएक्शन, और डी टू ई रिएक्शन हो रहा था ये। उसके बाद यहाँ पे आपको केम मतलब एक एंजाइम जो दिया था ना, आपका एंजाइम था एंजाइम ए, यहाँ पे दिया था एंजाइम बी, यहाँ पे दिया था एंजाइम सी, और यहाँ पे दिया है एंजाइम डी, और सबके केम के वैल्यू आपको दिए, रिस्पेक्टिवली केम के वैल्यू आपको यहाँ पे दिए, ठीक है। ई का ठीक है वैल्यू क्या था, 10 टू द पावर -2 था, 10 टू द पावर -2 अगर यहाँ पे लेते। दूसरे का क्या है, ठीक है, बी का केम का वैल्यू क्या दिया है आपको, 10 टू द पावर -4 दिया है। इसका क्या वैल्यू दिया है दोस्तों आपको, 10 टू द पावर -5, और इसका वैल्यू क्या दिया है आपको डी एंजाइम के लिए, 10 टू द पावर -4, ठीक है। अगर इन्हीं वैल्यू को हम सिंपल फॉर्म में अगर नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा,
10⁻⁻2 का मतलब क्या है कि 0.02, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या हो रहा है 10⁻0.004 हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा 0 पॉइंट नहीं नहीं 0.2 नहीं है यार, 1 आएगा ना वो तो, सॉरी, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू क्या होगा 10⁻⁻2 का मतलब क्या हो रहा है कि 0.01 वैल्यू है, और यहाँ पे कितना है 0.0001 वैल्यू है, यहाँ पे कितना वैल्यू होगा 0.1234 और यहाँ पे इसके जैसा ही सेम वैल्यू आएगा 0.0001, ठीक है। तो अगर हम केम के बारे में बात करते हैं तो केम एंड एफिनिटी के बारे में हमें सब चीजें पता है। जहाँ पे केम कम होता है ना वहाँ पे एफिनिटी क्या होना चाहिए, एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। केम जहाँ पे कम होगा वहाँ पे एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा। मतलब इसके हिसाब से सबसे कम केम कौन सा है, सबसे केम कम किस एंजाइम का होगा, एंजाइम सी का होगा। उसके बाद एंजाइम बी एंड ठीक है एंजाइम डी का केम क्या होगा, इक्वल होगा। और सबसे ज्यादा केम किसका आएगा, ज्यादा केम का मतलब क्या है कि एफिनिटी कम होगा। और जहाँ पे एफिनिटी कम होगी एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में अगर एफिनिटी कम होती है ना दोस्तों एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो रिएक्शन चलेगा, क्योंकि वहाँ पे केम का वैल्यू ज्यादा है तो रेट, ठीक है, एफिनिटी क्या होगा, कम होगा। केम का वैल्यू जहाँ पे ज्यादा होता है वहाँ पे मतलब क्या है, इन सभी वैल्यू में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है। 0.01 इज मोर देन द बाकी की वैल्यू जो भी हमने यहाँ पे गिवन कर दे उससे कहीं ज्यादा ये वैल्यू हमें दिखाई देगा। जहाँ पे केम का वैल्यू ज्यादा होता है तो वहाँ पे रिएक्शन क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एफिनिटी क्या होगा, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में स्लो होगा। और जो स्लो रिएक्शन होता है ना, पूरे रिएक्शन में जो सबसे स्लो रिएक्शन होता है वही क्या कहलाता है, ठीक है, वही होता है रेट लिमिटिंग स्टेप। वही क्या होगा दोस्तों, रेट लिमिटिंग स्टेप। सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन जो होता है ना वही होता है रेट लिमिटिंग स्टेप होता है दोस्तों। समझ में आ रही है बात। तो इसके हिसाब से हमारे पास, ठीक है, कौन सा, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा अप्रोक, ठीक है, एंजाइम हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम Vmax, ठीक है, द रेट लिमिटिंग स्टेप विल बी, रेट लिमिटिंग स्टेप हमें कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू था केम का 0.01 था, 0.01 था। और ठीक है दो जगह पे बी एंड सी पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे वैल्यू कितना था, ठीक है 0.0001 था, यहाँ पे भी वैल्यू 0.0001 था, ठीक है, और यहाँ पे 0.401 वैल्यू था, ठीक है। सो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन तो ये चलेगा, उसके साथ इस दो रिएक्शन का रेट थोड़ा सा स्लो होगा बट इक्वल होगा। और सबसे स्लो रिएक्शन कौन सा होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे केम का वैल्यू सबसे ज्यादा है तो एफिनिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। सो सबसे स्लो वाला रिएक्शन जो होता है ना रिएक्शन कैस्केड में, वही होता है रेट लिमिटिंग स्टेप। वही क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है हमें जून 2012 में, अ प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट, ठीक है, which generated for an enzyme catalyzed reaction and a straight line is obtained, indicate the information that can be obtained from the plot। इस प्लॉट से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो इंफॉर्मेशन तो हमें तीनों ही मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, तीनों भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वीमैक्स भी मिल सकता है, केम भी मिल सकता है, टर्न ओवर भी यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी के ऑप्शन अगर आपको समझ नहीं है ना दोस्तों, बहुत आसान सवाल है, तो प्लीज करके पिछला वाला वीडियो देखा। हम बार बार आपको यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारा पिछला वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है 6 पे, जो पूछा गया है दिसंबर 2011 में। देखिए दोस्तों, Michaelis and Menten derived their equation using which of the following assumption। Michaelis Menten ने आपका assumption किसके ऊपर दिया था, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। The rate limiting step in the reaction is the breakdown of ES complex to the product and free। नहीं, rate limiting step in the reaction is the formation of ES complex, करेक्ट है, ठीक है। रिएक्शन के अंदर रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है, रिएक्शन के अंदर रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। ये क्या होगा, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनता है तो यहीं पे डिसाइड होता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा,
ठीक है, ईएस का ब्रेक डाउन होना ये रेट लिमिटिंग स्टेप तो नहीं हो सकता ना, सही बात है ये। मतलब क्या है कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट को कॉम्प्लेक्स बना है, फिर से एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो क्या इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को आपको पता चलेगा? नहीं। तो रेट लिमिटिंग स्टेप इन द रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स, यही होता है। ठीक है, उसका ब्रेकडाउन करना नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन पूछा गया है हमें दिसंबर 2013 में। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन सेक्शन सी से बिलोंग करता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, Michaelis maintain enzyme kinetics for a simple reaction involving an enzyme E and substrate S is given by the scheme। ये आपको कुछ यहाँ पे चीजें दी गई है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट यहाँ पे केम दिया है, उसके बाद ES, उसके बाद के कैट एंड EP ऐसा दिया है, एंजाइम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमें डिस्क्रिप्शन दिया है KM, के कैट एंड बाकी के रिलेशनशिप के बारे में, और हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट से क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे पहला ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, क्या पहला ऑप्शन सही हो सकता है? केएम रिप्रेजेंट एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स, नहीं दोस्तों। ठीक है, केएम कभी भी एसोसिएशन कांस्टेंट को डिनोट नहीं करता है, केएम ऑलवेज डिनोट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, हम केएम को केडी से ही डिनोट कर सकते हैं दोस्तों, केएम को हम केडी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत हो रहा है, और जहां जहां पे ऑप्शन नंबर ए है वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमें ट्रू पूछा गया, यहाँ पे फॉल्स नहीं पूछा है, ट्रू। क्योंकि हमारे हिसाब से ऑप्शन ए गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बचे ही क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4। तो इसका मतलब क्या है कि बी तो करेक्ट ऑप्शन है, बी को पढ़ने की जरूरत नहीं। और हमने जो बोल दिया था आपको, केम रिप्रेजेंट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, केम किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या है कि केम का फॉर्मूला अगर देखते हो, k-1 प्लस k2 डिवाइडेड क्या आएगा हमारा, k1 आता है। सो दिस रिप्रेजेंट द kd, ये किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, kd को ही रिप्रेजेंट करता है। तो kd इज नथिंग बट क्या होता है हमारे पास, km होता है, और km इज नथिंग बट क्या होता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच एंजाइम अचीव इट्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ठीक है गलत था, दूसरा ऑप्शन सही है हमारे हिसाब से। तो ऑप्शन बी जहाँ पे आएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। पर अभी भी प्रॉब्लम है कि डी एंड सी में। ठीक है, K cat is a rate constant for the chemical conversion of ES complex to the substrate bound enzyme, bound नहीं, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, एंजाइम एंड प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट को थोड़ी ना बाउंड होगा, इसके हिसाब से तो ऑप्शन सी गलत हो रहा है। तो ठीक है, अगर ऑप्शन सी गलत होता है तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से डी करेक्ट आ रहा है, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा दोस्तों, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। So option number second is the right answer for this question. Option number second is the right answer for this question. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो पूछा गया हमें दिसंबर 2013 में, दिसंबर 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन। एंजाइम हेल्प टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बाय, एंजाइम अपना एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कराते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कराना, उसका मतलब क्या था? मान लीजिएगा दोस्तों कि एक कोई हम रिएक्शन का यहाँ पे ग्राफ निकाल देंगे, और ये था, मान लो कि हमारे पास एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन, और मान लीजिएगा कि हमारे पास कोई एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। इन दोनों के बीच में हमें चीज को मतलब चीज का पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बहुत टाइम के बाद आ रही है, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्या हो रहा है, बहुत कम समय में आता है। मतलब क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट आने के लिए जितना एनर्जी लगता है ना, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सो एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, और नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन में क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है आपको। सो ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम कैसे डिक्रीज कराते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया। एंजाइम कोवैलेंट इंटरेक्शन विद सबस्ट्रेट, नहीं यार, कोवैलेंट इंटरेक्शन क्यों कराएगा ये, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जनरली नॉन कोवैलेंट या वीक इंटरेक्शंस कराते हैं, अगर वीक इंटरेक्शन का कोई ऑप्शन हमें दिखाई देता तो शायद ऑप्शन हो सकता है करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारे हिसाब से क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि वहां पे कौन से इंटरेक्शन होते हैं, विद सबस्ट्रेट, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में, एंजाइम एंड उसके सबस्ट्रेट के बीच में, ठीक है, कौन से रिएक्शन होते हैं वहां पे, वीक इंटरेक्शंस। और वीक इंटरेक्शंस में कौन से इंटरेक्शन, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, वीक वॉन्डरवाल इंटरेक्शंस हो गए,
और ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंटरेक्शन से एंजाइम क्या करेगा, अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करा सकता है। तो ठीक है, तो ये बात सही होती है कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन आएगा अपना, ठीक है, फॉर्मिंग वीक इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एंजाइम कभी चेंज नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 3 तो ऐसे रॉन्ग हो रहा है। बाइंडिंग ओनली विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नहीं यार, ऐसा क्यों, ओनली सॉल्वेंट के साथ क्यों बाइंड करेगा ये, जो भी रिएक्टेंट हो गया वहां पे उसके साथ भी बाइंड कर सकता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 तो ऐसे ही गलत हो रहे, एक भी गलत हो रहा था, और हमारे पास सही ऑप्शन आ रहा था ऑप्शन नंबर 4। So enzyme help to lower the activation energy of reaction by forming weak interactions with the substrate, ये ऑप्शन सही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, if the product of an enzyme bind to the enzyme substrate complex to exhibit the activity through the decrease in both Km and Vmax, this type of inhibition is called as। जिस इनिबिशन में दोनों भी मतलब चीजें अगर डिक्रीज होती है, दोनों भी चीजें अगर डिक्रीज होती है, मतलब केम भी डिक्रीज हो रहा है एंड वी मैक्स भी डिक्रीज होता है, ऐसा इनिबिशन कौन सा था हमारे पास, जिसमें दोनों भी चीजें डिक्रीज होती है, ऐसा इनिबिशन कौन सा था हमारे पास। तो ऐसा दोनों चीजें डिक्रीज होने वाला इनिबिशन कौन सा था दोस्तों, अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन। कौन सा था, अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन, जहाँ पे केम भी डिक्रीज होता है, वी मैक्स भी डिक्रीज। केम डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि एफिनिटी क्या होगा दोस्तों, एफिनिटी बढ़ता है। केम डिक्रीज होता है, इसका मतलब क्या होगा कि एफिनिटी वहां पे इंक्रीज होगा। और ये चीजें कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन के अंदर। उसके ऊपर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है दोस्तों, कॉम्पिटेटिव अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन के बारे में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, कॉम्पिटेटिव इनिबिशन नहीं होता है। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में केम क्या होगा, ठीक है, केम इंक्रीज होता है, केम क्या होगा वहां पे, इंक्रीज होगा, इंक्रीज केएम। एंड वेलोसिटी क्या होता है, नो चेंज। वेलोसिटी क्या होगा, मतलब वीमैक्स क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। ओके, यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, ठीक है, केम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, नो चेंज इन केम, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में केम क्या होगा, डिक्रीज होगा, केम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इसके हिसाब से वेलोसिटी के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होगा, ठीक है, नो चेंज आएगा, यहाँ पे नो चेंज इन वेलोसिटी। और इन दोनों में वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, इन दोनों में वेलोसिटी डिक्रीज आएगा। पार्शियली कॉम्पिटिटिव बोल रहे हैं, इसके बाद तो छोड़िए, अगर आप कॉम्पिटिटिव जानते हो तो पार्शियल कॉम्पिटिटिव यहाँ पे देखना कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आ रहा है अनकॉम्पिटिटिव इनोवेशन। ओके दोस्तों, इन बातों को आपको भूलना नहीं है, ये चीजें बार बार आपके सामने आती रहेगी, जब तक आप उसको अच्छा सा याद नहीं रखोगे ना, वो आपके सामने आते रहेंगे। द के कैट बाय के वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया है 2013 गुजरात के एग्जाम में, ठीक है, सीएसआर में हम तो गुजरात, ठीक है। द के कैट बाय के वैल्यू ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन व्हेन प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ पीएच यील्डेड अ बेल शेप कर्व। हमारे पास कौन सा कर्व मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों, कि वो कह रहा है कि बेल शेप कर्व मिल रहा है हमें, कौन सा, बेल शेप कर्व, बेल शेप कर्व हम इसको ही मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या होना चाहिए, ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। एक्स एंड वाई एक्सिस हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ पे बेल शेप कर्व आ रहा है। तो देखते हैं क्या बोल क्या रहा है ये, बेल शेप कर्व विद द मैक्सिमम अराउंड pH 6, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू लेते हैं pH का, ठीक है, मान लो कि x एक्सिस के ऊपर pH का वैल्यू लेते हैं, तो बेल शेप कर्व का मैक्सिमम वैल्यू किस चीज पे आ रहा है, एट pH 6.0 पे। इसके इस साइड में pH कम है और यहाँ पे pH क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। और मान लो कि y एक्सिस पे हमने क्या दिया है, रेट दिया है, क्या दिया है, एंजाइम के एक्टिविटी का रेट। तो मैक्सिमम रेट ऑफ एक्टिविटी कहाँ पे मिल रहा है हमें, इस पॉइंट पे मिल रहा है। मैक्सिमम रेट ऑफ एक्टिविटी कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे इस एक्टिविटी, इसके पहले और इसके बाद क्या होगा, एक्टिविटी ज्यादा आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद which of the following conclusion best describe the above observation, a histidine residues may be important for the catalysis, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बहुत टिपिकल क्वेश्चन और बहुत टिपिकल ऑप्शंस बनाए यहाँ पे, ठीक है। तो
हिस्टिडाइन रेसिड्यूज हमें पता है कि मान लो कि यार कोई एंजाइम है और एंजाइम के एक्टिव साइट में जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, अगर मैक्सिमम एंजाइम के अमीनो एसिड में मतलब एक्टिव साइट में जो अमीनो एसिड पाया जाता है ना वो हिस्टिडाइन होता है। और हिस्टिडाइन का पीकेआर जो वैल्यू होता है ना, पीकेआर वैल्यू होता है कितना, 6.0 पीकेआर वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 6.0 पे एक एंजाइम अगर अपना हाईएस्ट एक्टिविटी शो कर रहा है तो यहाँ पे क्या है कि किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। और हिस्टिडाइन रेसिड्यूज में भी इंपॉर्टेंट फॉर द कैटालिसिस, ये बात सही होनी चाहिए। मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन के जवाब, ठीक है, आपको ज्यादातर थोड़े से मुश्किल में डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिटेल में ठीक है जानना जरूरी होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। नाउ सेकंड ऑप्शन द एंजाइम वुड बी हाईली स्टेबल, ठीक है भाई, स्टेबल है एट पीएच 6.0। स्टेबल होने का ये मतलब तो नहीं कि सबसे ज्यादा एक्टिविटी शो करेगा, तो ये चीजें रॉन्ग जा रही है, ठीक है। द एंजाइम वुड बी मोस्ट एक्टिव बिलो एंड अबो, नहीं, बिलो एंड अबो में क्या होगा, एंजाइम ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ठीक है, एट द पीएच 6.0 पे ही ज्यादा एक्टिविटी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। द एंजाइम विल रिक्वायर अ मेटल एंड कोफैक्टर फॉर कैटल, ठीक है भाई, आपको ऐसा मतलब क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया है ना कि अगर मेटल नहीं है तो ज्यादा एक्टिविटी है, मेटल है तो ज्यादा एक्टिविटी, ऐसा कोई भी फैक्टर आपको दिया नहीं, सीधा सीधा आपको पीएच के बारे में दिया है। एट द पीएच वो बोल रहा है कि एट द पीएच 6.0 पे मैक्सिमम एक्टिविटी अगर ज्यादा होती है एंजाइम का बेल शेप का ग्राफ में, ठीक है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि पॉसिबिलिटी एक ही है क्या, वहाँ पे एंजाइम के एक्टिव साइट में हिस्टिडाइन का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है कैटालिसिस के अंदर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ठीक है, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, शायद 8 9 10 क्वेश्चन देखे होंगे। इसके पहले भी हमने एंजाइम की कैटालिसिस के ऊपर कुछ 10 क्वेश्चन देखे, ठीक है। मैं आपको विनती करता हूँ कि यार आप पूरा का पूरा सेशन, पिछला वाला एंड ये वाला सेशन देख लीजिएगा, क्योंकि एंजाइम कैटालिसिस या एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है जो सीएसआर में, ठीक है, रिपीटेडली पूछा जाता है और बहुत बार बच्चों को इनके सवाल के जवाब नहीं आते, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर पूछा जाए ना तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो दोस्तों मुझे अब लगता है कि 10 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इस वीडियो को और पिछले वाले 2 वीडियो को आप ध्यान से अगर देखते हो ना, तो बिल्कुल यार आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है उसका थोड़ा तो, ठीक है, नॉलेज आ ही जाएगा। ये मेरी विनती है आपको कि आप इन वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, ठीक है, बार बार देखिए कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप इसके 2 3 बार प्रैक्टिस कर लिए कैलकुलेशन के, तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये, ठीक है, सबसे प्यारा टॉपिक लगेगा थ्रू आउट द बायोकेमिस्ट्री या थ्रू आउट द बायोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यही लगेगा, दैट इज अबाउट द एंजाइम काइनेटिक्स, जो अब तक आप इसको सबसे हार्ड समझते आ रहे हो दोस्तों, ठीक है। थोड़ी मेहनत करने के बाद ना दोस्तों कोई भी चीज आसान हो जाती है, ये, ठीक है, ये बात मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से जाना इन चीजों को, ठीक है। पहले भी मुझे भी ऐसे क्वेश्चन के जवाब नहीं आते थे, मैं तो दूसरे बच्चे के मुंह की ओर देखता था, ठीक है, बट जब मैं खुद इन्वॉल्व होने लगा ऐसी चीजें सॉल्व करने के लिए, अब मुझे बहुत आसान लगता है और मैं खुद भी मतलब पढ़ने के लायक हूँ और दूसरों को भी थोड़ा सा पढ़ाने की हिम्मत रखता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये सेशन समझ में आता है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जब भी नोटिफिकेशन आए पहले आपको आ जाए। इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद।